उन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। भाई कोई आधे में काम करना चाहेगा तो लोग उन्हीं को रखना चाहेंगे, उन्हीं को जॉब पे रखना चाहे वो छोटा जॉब हो चाहे बड़ा जॉब। एक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी शिपिंग कंपनीज़, ये जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर जब से उस पे निगरानी बढ़ाई है ना, ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये समुद्र का रास्ता ले रहे हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पे। वहाँ पर क्या पाया गया इंटेलिजेंस द्वारा कि जो शिपिंग कंपनियाँ हैं, वो ज़्यादातर इन अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशियों को अपने काम पे रखती है। क्यों? क्योंकि वो आधे में काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बात क्लियर हुई आपको? अंडरस्टूड? ठीक है। तो देखिए, ये जो खंड 6 है, असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय जैसा भी उचित हो प्रदान किया जाएगा, ये सरकार करेगी। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भई असमिया लोग कौन हैं? इसके लिए कौन-सी तारीख निर्धारित हो? तो इसके लिए जो है एक और समिति का गठन हुआ था। अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A के रूप में पहला संशोधन जोड़ा गया वर्ष 1985 में। अप्रवासियों को नागरिकता देने की तिथि संवैधानिक रूप से अनिवार्य कट ऑफ तिथि संविधान के प्रवर्तन के दिन यानी 26 जनवरी 1950 से बढ़ाकर 24 मार्च 1971 कर दी गई। अब उससे पहले जो यहाँ आ गया है वो सारे नागरिक हो गए। क्लियर हुआ? लेकिन इसमें एक जबरदस्त त्रुटि खड़ी हो गई, जो बाद में कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सुलझाई। आपको मैंने बताया था कि एक तारीख याद रखने के लिए 1 जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987 से पहले क्या होता था कि जो भी बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, भले ही उसके दोनों माँ-बाप इल्लीगल तरीके से यहाँ घुसे हों, लेकिन वो इस धरती पे पैदा हो गया, भारत की धरती पे पैदा हो गया, वो भारतीय हो गया। इसको सिटीजनशिप बाय बर्थ कहते हैं। ठीक है? कानूनन तो ऐसा ही है। ये क्लियर हुआ? लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि जो ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद जो आए थे और आसाम एकॉर्ड में 24 मार्च 1971 की तिथि निर्धारित हुई। अब जो रिफ्यूजी 1971 से लेकर 87 तक यहाँ रहे, उनके बच्चे पैदा हुए, तो वो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ के नागरिक हो गए, बाय बर्थ। अब आप कह रहे हैं कि 24 मार्च 1971 के बाद जो इल्लीगली तरीके से आए उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो बच्चे जन्मे, इनका क्या होगा? उनके माता-पिता तो इल्लीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे जब। और जो बच्चे हैं, वो यहाँ के वैध नागरिक हो गए। ये क्लियर समझ में आया आपको? तो ये मामला जो है ये सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निर्धारण किया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला इस याचिका पे कि ये बच्चे भी आसाम एकॉर्ड की दृष्टि से वैध नहीं माने जाएंगे। ये क्लियर हुआ? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको सॉल्व कर दिया है। अंडरस्टूड? ठीक है? क्योंकि पिटीशन यही गई थी कि इनको जो है वैध माना जाए और पिटीशन फिर ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से कोर्ट में यही आर्ग्यू किया गया कि भाई अगर बच्चा वैध है और माँ-बाप अवैध हो गए तो क्या उनको सेपरेट किया जाएगा? समझ में आया? ठीक है। फिर देखिए वर्ष 2019 असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति बिप्लब कुमार शर्मा समिति, इसने खंड 6 को लेकर के कार्यान्वयन को लेकर ये एक वर्ष निर्धारित किया कि 1951। कहने का मतलब कि 1951 से पहले जो आसाम में थे, उनको जो है लोकल आसामी खंड 6 की दृष्टि से माना जाएगा। उनके संस्कृति, खंड 6 क्या था? उनके संस्कृति, समाज, भाषाई पहचान, विरासत की रक्षा में पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये जो पैसा किस पे खर्च किया जाएगा, इसके लिए कौन सा वर्ष निर्धारित कर दिया? 1951। तो देखिए ये क्या स्थिति खड़ी हो गई। 24 मार्च 1971 तक तो आप आसाम के सिटीजन हुए, लेकिन जहां तक सरकार के पैसा आवंटन की बात है, भाषाई पहचान और जो है
विरासत की रक्षा के लिए, उसके लिए वर्ष जो निर्धारित कर दिया बिप्लब कुमार ने, वो 1951 1951 कर दिया। तो यहाँ फिर से विरोधाभास पैदा हो गया। बात समझ में आई? यही तो आपको समझाया मैंने। प्रश्न ये किया क्या कि सर 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए उनके बच्चे होने के बाद उन बच्चों को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। क्योंकि अगर उनको मिल गई तो आसाम समझौते का जो एसेंस है वो वायलेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ दो कानूनों के बीच में टकराव था, जिसको शॉर्ट आउट किया न्यायालय ने, जिसको शॉर्ट आउट किया सर्वोच्च न्यायालय ने। क्लियर हुआ? अब देखिए वर्ष 2013 में क्या होता है। 13-14 में एक, हालांकि ये जो पिटीशन है ये 2009 में ही चली गई थी, ये किसी और एनजीओ द्वारा फाइल की गई थी। आप अगर चाहें तो उस एनजीओ का नाम भी मैं बता सकता हूं। मुझे आसाम सन्मिलिता महासंघ और असम पब्लिक वर्क और ऑल असम अहोम एसोसिएशन, 3 पिटीशन गई, रिट पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्यों गई? भाई 1985 का जब असम समझौता निर्धारित हो गया और उसके अंतर्गत ये निर्णय ले लिया गया कि जो है हम जो भी आसाम में 24 मार्च 1971 मिडनाइट के बाद आया है उसको आइडेंटिफाई करके और उसको डिपोर्ट करेंगे। तो सरकारें जो है इस समझौते को लागू क्यों नहीं कर रही? इस चीज को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन गया। पहला पिटीशन गया 2009 में, उसको असम पब्लिक वर्क नाम का जो है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन नामों को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको जस्ट क्योंकि स्टोरी का हिस्सा है समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इतना सब याद नहीं करना भाई, नहीं तो जिस दिन एग्जाम में जाओगे वो भरा गिलास देखा है, ग्लास जो बिल्कुल किनारे तक भरा रहता है उसको लेके चलोगे तो क्या होगा? छलक जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। तो अगर इतना डेटा याद करके जाओगे एग्जाम में तो बहुत ध्यान से चल के जाना पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा पालकी में बिठा के ले जाओ, नहीं तो जो है दिमाग से डेटा छलक जाएगा और इधर उधर मिक्स हो जाएगा। एग्जाम में बैठोगे तो कोई डेटा याद नहीं आएगा। ठीक है? तो फैक्ट सिर्फ उतने ही याद करो जितने की अनिवार्य है। ठीक है? तो देखिए पहली पिटीशन गई आसाम पब्लिक वर्क की 2009 में, दूसरी पिटीशन 2012 में गई आसाम सन्मिलिता महासंघ, और तीसरी पिटीशन ऑल असम अहोम एसोसिएशन की 2013-14 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गई। सर्वोच्च न्यायालय में जब कोई पिटीशन लिस्ट होती है तो वो काफी समय के बाद लिस्ट होती है, तो तीनों पिटीशन को सर्वोच्च न्यायालय ने कंबाइन कर दिया। ठीक है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असम लोक निर्माण या असम पब्लिक वर्क एपीडब्ल्यू द्वारा की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में आसाम के नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का आदेश दिया। ये क्लियर हुआ आपको? तो असम अकॉर्ड को लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी पार्टी ने नहीं दिखाई। अंततः यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि भाई आप असम समझौते को क्यों नहीं लागू करते। ये क्लियर हुई बात आपको? तो ये कोर्ट के इनिशिएटिव पे हुआ है। बहुत लोगों को लगता है कि एनआरसी किसी विशेष पार्टी द्वारा जो है किया जा रहा है या किसी विशेष गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। किसी गवर्नमेंट ने ये जो है हिमाकत नहीं दिखाई कि असम समझौते को लागू किया जाए, बस समझौता करके रख दिया। जब ये पिटीशन गई 2009 में और जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्ट हुई
2013-14 में एक और संस्था ने जब पिटीशन डाली, 3 संस्थाओं ने पिटीशन डाली, उन पिटीशन को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुना और सरकार को नोटिस भेजा कि भई ये 1985 का समझौता है, अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? और सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी बोला कि ये जो समझौता है, ये आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बाँध दी कि आपको इस समय सीमा में इस प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट करना है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई भी सरकार टाल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो बाध्य हो जाती हैं सरकारें उस प्रोसेस को करने के लिए। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? अब यहाँ तक की कहानी। अच्छा, फिर जो है ये प्रोसेस किया गया, उसमें बड़ा हंगामा हुआ। आप जानते हैं कि आसाम में एनआरसी किया गया, गृह मंत्री ने ये बोला कि भई आसाम में कर रहे हैं और पूरे देश में भी करेंगे एनआरसी, ठीक है ना? आपको याद होगा इस पे बड़ा हंगामा हुआ। आश्चर्य की बात है कि क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का विषय पढ़ा रहा हूँ तो एक चीज़ आपको बताऊँ कि जब ये वक्तव्य आया कि सरकार की मंशा ये है कि सिर्फ आसाम में एनआरसी नहीं करेंगी क्योंकि ये जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी आए, ये सिर्फ आसाम में नहीं रह रहे हैं। आप देखेंगे तो दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, बताते हैं बैंगलोर में भी बहुत हैं, बताते हैं कोच्चि और जो है चेन्नई तक अवैध घुसपैठिए फैले हुए हैं। जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी ने एस्टिमेशन लगाया कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास अवैध तरीके से बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं। क्लियर हुआ? एक छात्र लिख रहे हैं, सर मैं सब करके थक गया। किस चीज से थक गए भाई? लेक्चर से थक गए? यहाँ थकना मना है। ये यूपीएससी की तैयारी है। अच्छा, लॉगिन का इशू है, ठीक है। हमें लगा कि लेक्चर से थक गए हैं। देखिए, जिनकी मंशा ये है कि थकने की मंशा है तो ये तैयारी जो है थकने के लिए नहीं है। यहाँ तो निरंतर जो है सतत प्रयास आपको फल देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब क्या है कि ये एक्सरसाइज की गई और लगभग 20 लाख लोग आइडेंटिफाई किए गए, जो बड़ा अंडर एस्टिमेशन है। क्योंकि देखिए, जो है सर्टेन तरीके से निश्चित तौर पर तो कोई नहीं जानता कि भाई कितने इलीगल इमिग्रेंट भारत में घुसे हैं। किसी का एस्टिमेशन 5 करोड़ तक का भी है, किसी का एस्टिमेशन 3 करोड़ का है, किसी का एस्टिमेशन 1.5 करोड़ का है। जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी का एस्टिमेशन ये है कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। अब इनमें से खाली 20 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। उस पे भी बड़ा हंगामा हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि जब गृह मंत्री ने ये वक्तव्य दिया कि हम पूरे देश में लागू करेंगे, तो बांग्लादेश की एक आतंकवादी संगठन है जिसको बोला जाता है एबीटी, अंसर बांग्ला टीम, अंसर उल बांग्ला टीम। उसने भारत सरकार को ये धमकी दी कि आप अगर एनआरसी करेंगे पूरे देश में, पूरे भारत में, तो हम भारत के हर बड़े शहर में ब्लास्ट करेंगे। ये तो बड़ी अजीब जो है दादागिरी हुई। भाई एनआरसी करेंगे हम यहाँ अपने देश में, और बाहर की जो है आतंकवादी संगठन ये कह रहा है कि आप अगर एनआरसी करेंगे तो हम भारत के जो जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर ब्लास्ट करेंगे। खैर, सरकार को अगर एनआरसी करना होगा तो वो जो है करके ही रहेगी। सरकार सरकार होती है, ठीक है। इच्छा शक्ति हुई तो निश्चित तौर पे कर सकेंगे। लेकिन
ये जो 20 लाख आइडेंटिफाई हुए, लगभग 20 लाख, तो इसमें भी ये आरोप लगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। निश्चित तौर पे, क्योंकि अंडर एस्टिमेशन, लोगों ने तो बड़ा एस्टिमेट किया था, पता नहीं कितने लाख जो है आइडेंटिफाई होंगे। और जो है ये जो एपीडब्ल्यू जिसने पिटीशन दायर की थी 2009 में सुप्रीम कोर्ट में, वही एपीडब्ल्यू वापस सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है कि ये जो आपने आदेश दिया था इस एनआरसी एक्सरसाइज को करने का, इसमें तो भ्रष्टाचार हो रहा है। और उन्होंने उसके एविडेंसेस वगैरह जो है वो सबमिट करे। जो एनआरसी अथॉरिटी का टॉप अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उसके ऊपर आरोप लगे जो है पैसा लेके एनआरसी की जो लिस्ट है उसमें फेरबदल करने का। बाद में उसने रिजाइन कर दिया। बाद में एनआरसी अथॉरिटी ने खुद माना कि हाँ, एनआरसी जो एक्सरसाइज हुई है वो ठीक से नहीं हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो अब उस एनआरसी को दोबारा से किया जाएगा। ठीक है, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। एपीडब्ल्यू ने एनआरसी प्रक्रिया के 100% पुनः सत्यापन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। ये क्लियर हुआ? एक प्रश्न है कि घुसपैठियों में सर सिर्फ मुस्लिम ही आए थे या जनजातियां और अन्य जाति के लोग भी आए थे? देखिए, सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें और भी जनजातियों के लोग भी थे। ठीक है ना? क्लियर हुआ? एपीडब्ल्यू बेटा एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सर्वोच्च न्यायालय में ये पिटीशन दायर की थी। उसके पिटीशन के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि एनआरसी एक्सरसाइज को किया जाए। क्लियर हुआ? एक छात्र का कहना है एनआरसी और एपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म बता दीजिए। मैंने कई बार बता दिया है। एपीडब्ल्यू जो है वो असम पब्लिक वर्क, असम पब्लिक वर्क, ये एक एनजीओ है। और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न जो है एक छात्र ने बड़ा अच्छा किया है कि सर जिनको पहचाना गया उनका क्या हुआ? क्या उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया? अब ये चीज मैं मुझे अच्छा लगा कि आपने प्रश्न पूछा। वैसे तो मैं एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कि आप जो है निरंतर इसके बारे में मनन कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन और अभ्यासम, ये 4 स्टेप होते हैं। जो छात्र ये करता है वो छात्र कभी असफल नहीं हो सकता। ये मैं आपको निश्चित बता दूं। ठीक है? तो ये छात्र जो है मनन निश्चित तौर पे कर रहे हैं, ये प्रतीत होता है। प्रश्न ये है कि इनका क्या हुआ? तो देखिए, इनको लेके डिटेंशन कैंप बनाए गए। जहां तक मुझे जानकारी है 6 डिटेंशन कैंप बनाए गए थे। एक 7वां जो है वो निर्माणाधीन था और वो बहुत बड़ा डिटेंशन कैंप था। अब इन जो इलीगल इमिग्रेंट पहचाने गए, इनके साथ क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है सरकार के सामने। क्योंकि अब ये इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनके क्या दस्तावेज हैं, बांग्लादेश में इनका कोई रिकॉर्ड बचा है कि नहीं बचा है, इनको कैसे वेरीफाई किया जाए? बांग्लादेश को, पहली बात तो बांग्लादेश लेगा नहीं, मान लीजिए लेने के लिए तैयार भी होता, तो ये किस आधार पे निर्धारित किया जाए कि ये बांग्लादेश के ही हैं? मतलब कि इनके लिए भी तो प्रोसेस तो बनाना पड़ेगा ना। चलो उसकी भाषा से, उनके फीचर्स से ये पता चल जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही जो है नहीं कर सकते, उसका कुछ तो प्रोसेस बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बांग्लादेश इनको वापस लेगा नहीं। क्यों? कारण, हाँ, इसकी भी बात मैं करूंगा। एक प्रश्न है एक छात्र का कि सर
तो हिंदू के लिए या यूं कहें मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित हैं, जैसे सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, इनको भारत सरकार ने भारत में चले आने की छूट दी है। हाँ, ये मामला अलग है, एनआरसी से अलग है। ये मामला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का है, सीएए का, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहा था, मैं भूल गया हूं। मैं आपको कुछ बता रहा था ये प्रश्न को एड्रेस करने से पहले। क्या आप वो छात्र दोबारा उस प्रश्न को रख सकते हैं जिसके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था? या मेरे दिमाग से स्किप हो गया? हाँ, गुड। कि इनका क्या किया जाएगा? हाँ, तो देखिए, यहाँ पर दिक्कत ये है कि बांग्लादेश के जो बुद्धिजीवी हैं या ज्यादातर समाज जो है, वो ये सोचता है कि जो है जितने यहाँ बांग्लादेश से चले जाएं उतना अच्छा। वो सोचते हैं कि ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है अपने चारों तरफ फैलने का। अगर हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, अगर हमारे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, उससे संसाधनों पे काफ़ी दबाव पड़ रहा है। पर्यावरणीय बदलाव के प्रिडिक्शन के अनुसार 1/3 बांग्लादेश जो है वो समुद्र में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जितने बांग्लादेशी बाहर निकल जाएँ उतना अच्छा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी लीडर, चाहे शेख हसीना हमारी कितनी भी अच्छी मित्र हों, अगर वो ये निर्णय लेती हैं कि ये जो 20 लाख लोग हैं, इनको मैं वापस बांग्लादेश में बुला लूं, तो उनका कोई समर्थन नहीं करेगा। निश्चित तौर पे वो इलेक्शन में जो है हार जाएंगी और सत्ता से बाहर चली जाएंगी। अब भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो आवामी लीग है, उसके अपोजिशन में जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, अगर शेख हसीना पावर में नहीं रहती है तो निश्चित तौर पे वही पार्टी पावर में आएगी। और वो जब भी पार्टी पावर में आती है तो भारत के विरुद्ध जो है उसका एक एटीट्यूड होता है। पाकिस्तान और चीन के ज्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध वो पार्टी रखती है, तो हमारे लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक चेकमेट हो गया है कि हम शेख हसीना से कहें तो क्या कहें। हालांकि बातचीत चली है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स में भी इस चीज पर बातचीत चली है कि भाई इसका क्या मॉडस ऑपरेंडाई किया जाए, क्या जो है प्रोसीजर बनाया जाए, ठीक है, एसओपी क्या बनाया जाए। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से इनको वापस लेने में बड़ी मतलब कि रिलक्टेंस है, वो नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि इनका क्या किया जाए। अच्छा, डिटेंशन कैंप में आप रखेंगे तो आप एक तरफ उनका मूवमेंट जो है ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी, अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उनको एसेंशियल कमोडिटी, आप उनको भूखा तो नहीं मार सकते क्योंकि फिर तो वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। तो इसका क्या इलाज किया जाए? वापस इनको भेज नहीं सकते, तो इसका इलाज जो है कुछ जो विद्वान हैं वो ये बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या समाधान है। समाधान आपको प्राय जो है वो कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है। इसका समाधान ये है कि नंबर एक, इनको आइडेंटिफाई करके और उसकी प्रॉपर लिस्ट और जो है रिकॉर्ड क्रिएट किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, इनका वोट डालने का अधिकार वापस ले लिया जाए। इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर इनको वापस नहीं भेज सकते तो कम से कम वोट भी ना डालने दिया जाए, ठीक है। नंबर तीन, कि इनको इस तरीके से प्रोडक्टिव काम में एंगेज किया जाए जिससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो और उनका भी जीवन यापन हो सके, जिससे कि राज्य के ऊपर उनका भार ना पड़े, टैक्स पेयर के ऊपर उनका भार ना पड़े। और फिर सतत निरंतर जो है वो बांग्लादेश के साथ बातचीत की जाए ताकि धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े करके, भले ही एक साथ ना कर लेके, धीरे धीरे करके इनको वापस डिपोर्ट किया जाए। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। ठीक है,
अब देखिए 2021 में एपीडब्ल्यू ने एनआरसी के पूर्व राज्य समन्वयक और अन्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। उन पर एनआरसी में कथित अवैध प्रवासी के नाम शामिल करने की कवायद में हेरफेर करने का आरोप लगाया। असम एनआरसी पदाधिकारी ने प्रक्रिया में बड़ी अनियमितताओं को उजागर करते हुए नागरिकों की सूची को पुनः सत्यापन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए सीएए क्या है, क्योंकि सीएए का मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीएए का आसाम में बड़ा विरोध हुआ। एनआरसी का स्वागत है, लेकिन सीएए का बड़ा विरोध हुआ। तो एक संशोधन लाया गया, इसको नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 कहा जाता है। उन गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना जिन्होंने पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक होने के कारण खुद को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से 24 मार्च 1971 से 31 दिसंबर 1914 तक आसाम में प्रवेश किया। उनको जो है, खासकर जो अल्पसंख्यक हैं, जो भले ही इलीगल तरीके से आए, लेकिन वो उनका धर्म होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया गया। अब देखिए ये न्यूज जो है हम निरंतर सुनते ही रहते हैं। पाकिस्तान की तो मैं लगभग मतलब कि बहुत फ्रीक्वेंटली सुनता हूँ कि वहां पर जो है जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, उनको काफी प्रताड़ित किया जाता है। पाकिस्तान का जो ब्लास्फेमी लॉ है वो बड़ा स्ट्रिंजेंट है। उनकी जो है बेटियों को किडनैप कर लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, उनकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है। तो इस टाइप की प्रताड़ना ऐसे ही बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो सेक्युलरों को भी मारते हैं और अल्पसंख्यकों को भी मारते हैं। उनके जो है धार्मिक संस्थान तोड़े जाते हैं। ठीक है, ये हमें जो है मतलब कि बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। तो इन प्रताड़ित लोगों को शरण देने के लिए और उनको नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया था, जिसका बड़ा विरोध हुआ। अब विरोध किस आधार पे हुआ? एक तो आधार ये कहा गया कि आपने मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया? भाई, पाकिस्तान में मुस्लिम भी प्रताड़ित हैं। खासकर आप देखेंगे ये एक तबका है, उसका नाम मुझे दिमाग से स्लिप हो गया है। अहमदी बोलते हैं, अहमदिया। अहमदिया सेक्ट आप जानते हैं? अहमदिया अहमदिया को पाकिस्तान में मुस्लिम मानते ही नहीं है। मतलब वो मुसलमान हैं ऐसा मानते ही नहीं। हाँ, ऐसे शिया भी हैं, बिल्कुल सही बात है। और आप देखोगे कि सूफी दरगाहों पे भी हमले होते रहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो स्थिति ऐसी है कि वो आपस में ही हमला कर रहे हैं, मतलब कि हर कोई किसी पे हमला करने पे तुला हुआ है। ठीक है, कुछ मेरे ख्याल से प्रोडक्टिव काम करने को रह नहीं गया है। तो इन्होंने एक तो मुद्दा ये उठाया कि भाई इनको क्यों छोड़ दिया। तो बात सिर्फ मुस्लिमों को छोड़ दिया ऐसा नहीं है। मतलब एक प्रश्न ये भी, इसका काउंटर प्रत्युत्तर ये भी दिया जाता है कि भाई ऐसे तो आप श्रीलंका को देख लो, वहां पर भी तमिल जो है माइनॉरिटी हैं, लेकिन उनको तो यहाँ पर जो है सीएए में शामिल नहीं किया। तो ये भी आर्गुमेंट भी दिया जाता है और काउंटर आर्गुमेंट भी दिया जाता है। अब अहमदिया को मुस्लिम क्यों नहीं मानते, इस पे तो चर्चा करने की इस लेक्चर में आवश्यकता नहीं है। ये आप अपनी जिज्ञासा अनुसार खुद ही पता कर सकते हैं कि इन सेक्ट्स में एक दिक्कत ये भी है कि जो सबसे कट्टर सेक्ट है, जैसे वहाबी है, वो हर किसी को ये बोलते हैं कि ये मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। इनके जो मेन सेक्ट हैं शिया और सुन्नी, सुन्नी शिया को मुस्लिम नहीं मानते, शिया सुन्नी को मुस्लिम नहीं मानते, है कि नहीं? तो ये बड़ी दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल। गुलाम अहमद जो थे वो खुद को नबी मानते थे, जिसकी वजह से जो है बाकी के मुस्लिम्स इसका विरोध करते हैं। लेकिन एक ये भी है कि देखिए हमें पता नहीं, शायद आपको मैंने जिसने एथिक्स की क्लास अटेंड की है उसको मैंने बताया भी था कि जॉन लॉक जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते थे
क्यों करते थे? क्योंकि देखिए, हम में से कोई निश्चित ये नहीं जानता कि भगवान क्या है, उसकी क्या गुण हैं, निश्चित तौर पे कोई नहीं जानता। ऐसा कोई नहीं जानता कि जो निश्चित तौर पे ऐसा कह सके। तो जॉन लॉक कहते थे कि ऐसी स्थिति में हमें विचारों की जो प्लुरैलिटी है, उसको टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है? अन्यथा क्या होगा कि अन्यथा हम लड़ मरेंगे एक-दूसरे से। तो जॉन लॉक कहते थे कि अगर शांति रखनी है तो और कोएग्जिस्ट करना है, क्योंकि आप किसी पर अपने विचार थोप नहीं सकते। अगर मान लो कि कोई अपना सेक्ट बनाना चाहता है, अपनी शिक्षाएँ देना चाहता है, तो आपको आप अगर टॉलरेट नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेगा। वो भी बोलेगा कि आपकी शिक्षाएँ गलत हैं और फिर लड़ाई ही होगी। तो समझदारी इसी में है कि भई आप ये मान लें कि आपको अपने विचारों को अपने मन में रखने की स्वतंत्रता आप रखिए। मैं आपके विचार मानूँगा नहीं, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपके ऐसे विचार क्यों हैं, उसके लिए मैं आपको जान से मार दूँगा, ये मुझे मतलब कि शिक्षक के तौर पे आप कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है। हमारी भी काफ़ी डिबेट होती है, फैकल्टीज़ में भी डिबेट हो जाती है, कई बार हम एक-दूसरे के साथ सहमत नहीं होते। लेकिन कल्पना करो कि फैकल्टीज़ आपस में डिबेट कर रहे हैं और फिर तलवार निकाल के लड़ने लग जाएँ, नहीं मेरी बात मानो ही, अन्यथा मैं जो है तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अपनी जान बचाकर जो है यहाँ पर आए, अ, उनके लिए ये सीएए कानून लाया गया था, ठीक है? तो देखिए उल्फा, ये आपको आसाम की कहानी समझ में आ गई कि क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर मेन मुद्दा यही था, इल्लीगल इमिग्रेशन की वजह से जो है अ, कुछ संगठनों का उदय हुआ। अच्छा, उल्फा के साथ एक दिक्कत ये है कि शुरू में तो ये इस मंशा के साथ गठित किया गया था कि आसाम इज़ फॉर आसामीज़, रेस्ट ऑल हैव टू गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर निकल जाना है, सबको बाहर निकाल देंगे हम। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि उल्फा एक ऐसे संगठन के रूप में उभरी जो आपराधिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने लग गई, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गई और इसके जो लीडर्स थे वो करोड़ों रुपए जो है कमाने लग गए। तो एक पैसा बनाने की मशीन बन गई, अपना वर्चस्व जमाने की मशीन बन गई। वो जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से हुआ था, उसका बस नाम लेते रहे और उसकी आड़ में जो है ये गैर कानूनी गतिविधि करते रहे और इनकी गैर कानूनी गतिविधि इतनी बढ़ गई कि इन्होंने राज्य शक्ति को भी चुनौती देनी शुरू कर दी, ठीक है? तो उल्फा जो है वो असम का एक संगठन है, विद्रोही संगठन है। हाँ, सीएए में आपको क्या समझ में नहीं आया वो आप बताइए? एक छात्रा का प्रश्न है कि सीएए हमें समझ में नहीं आया। आप आपका जो प्रश्न हो ना वो बताइए आप, कि उसमें कौन-सी चीज़ समझ में नहीं आई? आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर करूँगा तो शायद आप में स्पष्टता आ जाए। सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर हुआ? सीएए क्या है? सीएए ये जो आपका नागरिकता का कानून है, इसमें संशोधन किया गया और ये बोला गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदू हुआ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, हिंदू हुआ, सिख हुआ, बौद्ध हुआ, जैन, पारसी, ईसाई, जिनको धर्म के आधार पे प्रताड़ित किया जाता है और वो भाग के इधर भारत में आ गए हैं। कब से कब तक? 24 मार्च 1971 से 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2014 तक। क्योंकि अगर ये सीएए में इनके लिए प्रावधान न किया जाता तो इनको फिर वापस डिपोर्ट किया जाता बांग्लादेश। मान लीजिए कोई हिंदू आया है या कोई बौद्ध आया है या कोई क्रिश्चियन आया है। मान लीजिए बांग्लादेश से 100 क्रिश्चियन आए हैं। कब आए हैं? 24 मार्च 1971 के बाद। तो आसाम समझौता क्या बोलता है कि अगर वो 24 मार्च 1971 के बाद आए तो उनको क्या किया जाएगा? आइडेंटिफाई किया जाएगा और कहाँ भेजा जाएगा वापस? जहाँ के वो हैं, जहाँ से वो आए हैं, मतलब कि बांग्लादेश। लेकिन वो बांग्लादेश से आए क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर धर्म के आधार पे
उनके साथ प्रताड़ना होती है, तो अपनी जान बचाकर आए हैं। तो ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए इस संशोधन ने एक प्रोविजन किया कि ये जो एनआरसी होगी, उसमें जो तारीख निर्धारित की है 24 मार्च 1971, उसके बाद कोई अल्पसंख्यक आया है, कब तक आया है? 31 दिसंबर 2014 तक कोई आया है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि अगर उनको वापस भेज दिया गया, तो जो है उनके साथ हिंसा हो सकती है, उनकी प्रताड़ना हो सकती है। वो अपने धर्म को शांति के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस वजह से इनको यहाँ पर सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये क्लियर हुआ अब? समझ में आया कि मुद्दा क्या है? उल्फा को फुल डिटेल्स से बताओ सर। उल्फा क्या, मैंने आपको एक पृष्ठभूमि बता दी है। उल्फा की फुल फॉर्म यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। उल्फा के बारे में ये सुरक्षा और शांति के लिए कैसे खतरा बनी हुई है, तो इसको देखिए। एक प्रश्न है कि क्या इसको लागू कर दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि सीए जो है ना, वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, लेकिन आप पॉलिटी से इस चीज को जानते हैं कि पार्लियामेंट से कोई कानून पास होता है तो वो तब तक लागू नहीं होता जब तक कि सरकार उसको नोटिफाई ना कर दे गैजेट में। और सरकार नोटिफाई कैसे करे? पूरे डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस बता के। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री का। ये टारगेट किया है जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, जो इस सीएए के विरुद्ध हैं, तो उन्होंने टारगेट करते हुए ये कहा है कि सीएए भारत का कानून है जो संप्रभु पार्लियामेंट ने बनाया है और इसको लागू करने से कोई सरकार रोक नहीं सकती। तो आपको जो है संविधान में ऐसे भी प्रोविजन पता है कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून लाती है और उस कानून को लागू करने में कोई राज्य सरकार सहयोग नहीं देती, तो ऐसी स्थिति में संविधान में ऐसे प्रोविजन है कि उस राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्या आपने ये प्रावधान पढ़े हैं? गुड। तो यही बात जो है वो गृह मंत्री ने कही है कि उसको लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो लागू क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी शायद डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट नहीं किए गए हैं। जब वो कर दिए जाएंगे तो उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया जाएगा। नोटिफाई करते ही वो रूल लागू हो जाता है, वो कानून लागू हो जाता है। ठीक है। हाँ, अच्छा है आपने पॉलिटी में पढ़ा है। इसलिए तो हमने कहा कि हर एक सब्जेक्ट को जोड़ के देखोगे तो चीजें स्पष्ट समझ में आती है, देख पाते हो जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता। इस यूपीएससी की तैयारी का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। आप आईएएस बने या ना बने, लेकिन आप सामान्य नागरिक से कहीं ऊपर उठ जाते हैं ज्ञान में। और आप कहीं पर भी खड़े होकर जब बोलते हैं ना, तो सब लोग आपकी सुनेंगे। आप जो है प्राकृतिक रूप से लीडर बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जहां पर अलग अलग विषय को एक साथ जोड़कर और एक स्पष्ट तस्वीर देखने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। ठीक है। तो तैयारी को भी इंजॉय करें। देखिए, होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपका निश्चित हो, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फल की इच्छा किए बिना जो कार्य करता है उसे कर्मयोगी कहा जाता है। और कर्मयोगी सिर्फ जो यात्रा है, जो प्रिपरेशन है, उसको भी इंजॉय करता है। ठीक है ना? ठीक है। देखिए, ये जो उल्फा है, इसके चीन के साथ संबंध पाए गए हैं। म्यांमार में प्रशिक्षण शिविर ठिकाने इसने स्थापित किए। हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली आदि। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है। इसको आप लिख सकते हैं।
बहुत अच्छा लिखा है एक छात्र और एक छात्रा ने। सही या गलत का निर्णय कर लेते हैं अब सर। हाँ, इस ज्ञान की वजह से आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। और एक छात्र ने लिखा है सर व्यक्तिगत परिवर्तन आने लगा है, निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है ना? देखिए एक बात समझ लीजिए, सफलता असफलता तो जीवन का हिस्सा है। असफल होने से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने जो है टीचिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छे बच्चों को फेल होते देखा, इसलिए नहीं कि उनमें योग्यता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी टेंशन में उन्होंने अपने मन की क्षमताओं को, अपने माइंड की क्षमताओं को कम कर लिया था। तो उस भय में जो मन की क्षमता है, मन अगर शांत है तो बहुत शक्तिशाली यंत्र है। आप इसको चाहे याद कुछ करवा लो, चाहे कुछ समझवा लो, इसको बस एकाग्रत करना है, इसको शांत, और शांत मन ही एकाग्रत होता है, अशांत मन एकाग्र। आप अगर हमेशा रिजल्ट को लेके डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो मन कभी शांत नहीं हो सकता, और मन शांत नहीं होगा तो आधे कैपेसिटी पे काम करेगा। जिसका मन शांत है, वो निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। ठीक है? इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है? एक छात्र लिख रहे हैं कि मैं ज्यादा देर तक एकाग्रत नहीं रख पाता हूँ। देखिए अपना खाना पीना, एक्सरसाइज वगैरह ये सब भी बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ होगा तो। और कोशिश कीजिए तामसिक खाना ना खाएं। तामसिक खाना खाने से एकाग्रता में कमी आती है। ठीक है? जो आप खाते हैं वही आपका शरीर बनता है। अच्छा, मेरे पीछे आ गया है ये। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ इसको, आप लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सफिशिएंट ऑक्सीजन आपके ब्रेन को मिलेगी। ब्रेन को बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये लीजिए, लिखिए। मैं हट गया हूँ, हालांकि मैं बोल रहा हूँ। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया। देखिए अब दूसरी समस्या जो आसाम में है वो बोडो उग्रवाद की है। ये समस्या क्या है? बोडो एक प्रजाति है बेटा। एक छात्र पूछ रहे हैं बोडो का अर्थ क्या है। बोडो एक प्रजाति है जो प्लेन क्षेत्र में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र के उत्तर में। आसाम को आप जो है मतलब कि रफली दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक जो ब्रह्मपुत्र के उत्तर में है और एक जो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आसाम को दो हिस्सों में बांटती है। उसका जो पहाड़ी क्षेत्र है वो उससे अलग होके नए राज्य बन गए। तो आसाम मतलब कि आसाम में भी पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन उतना नहीं बचा है। तो बोडो जो प्रजाति है वो, उन्हें ट्राइबल्स ऑफ द प्लेन बोला जाता है। ठीक है ना? मैदानी भाग जो ब्रह्मपुत्र के उत्तर किनारे की तरफ। ठीक है ना? मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। वो प्रजाति है। ठीक है?
तो एक जनजाति है, आप ये कह सकते हैं, बोडो। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान को, अपने मन को यंत्र की तरह इस्तेमाल करके उसको ऑर्डर कीजिए, आदेश दीजिए, ठीक है ना। जो लोग अपने आप को आत्मा समझते हैं और मन को खाली एक यंत्र के रूप में देखते हैं, वो आसानी से मन को एकाग्रत कर लेते हैं। यही शिक्षा जो है हमारे शास्त्र देते हैं, और मैंने भी इसका अभ्यास किया है, और वाकई में ये बड़ी कारगर तकनीक है। मैं जब चाहूं अपने मन को आदेश दे सकता हूं सोचना नहीं है, और जब चाहूं अपने मन को आदेश दे सकता हूं कि अब इस बारे में सोचना है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने मन को आदेश दीजिए, अपने माइंड को आदेश दीजिए कि बोडो उग्रवाद की चर्चा चल रही है, अब एकाग्रत हो जा, क्योंकि ये चीज मुझे समझनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए, वर्ष 1960 में अलग मातृभूमि, अब यहाँ पर अलग मातृभूमि मतलब अलग देश बनाने की बात बोडो नहीं करते हैं, बोडो अलग राज्य बनाने की बात करते हैं। तो 1960 में इन्होंने अलग राज्य की, अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई क्यों की? तो देखिए, जो जनजातियां होती है ना, उनमें एक आपने चीज देखी होगी कि वो जो संसाधन होते हैं, चाहे उसमें जमीनी क्यों ना हो, वो किसी इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्टर नहीं होती है, वो पूरी कम्युनिटी की होती है। जैसे जंगल में रहते होंगे तो उनमें ये कोई नहीं करता कि ये पेड़ मेरा, ये पेड़ मेरा, ये इतनी जमीन मेरी। वो पूरा जंगल उस कम्युनिटी का है, कोई भी जा सकता है, वो पेड़ से जो है फल तोड़ के खा सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यही स्थिति बोडोस की भी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट आते गए या मेनलैंड इंडिया से आते गए, तो साउथ आसाम में जब उनके विरुद्ध जो है मतलब कि लोकल जो जनता है वो हो ही जाएगी, तो वो वहां से माइग्रेट करते करते और ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके और उत्तर दिशा में जाने लग गए। अब बोडोस की जो जमीनें हैं वो ब्रह्मपुत्र के उत्तर में ही हैं, तो धीरे धीरे इन बोडोस की जमीन जो है वो लेने लग गए, और बोडोस की जो जमीनें हैं वो कम होने लग गई। एक समय ऐसा आया कि बोडोस को ये लगने लग गया कि भाई ऐसे तो हमारे बच्चों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो उन्होंने जो है एक उग्रवादी संगठन बनाया। ठीक है, उसी की चर्चा हम करेंगे। उन्होंने आंदोलन किया कि हमें, देखिए बोडोस का कॉल ये था, डिवाइड आसाम 50-50। उनका कॉल क्या था? डिवाइड आसाम, आसाम के दो हिस्से किए जाएं, आधे आधे, ये उनका कॉल था। कौन सा आधा? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके उत्तर में जितनी जमीन है ये बोडोस की है, उसको बोडोलैंड घोषित कर दिया जाए, और बोडोलैंड जो है वो भारत के संप्रभु राष्ट्र के अंदर एक राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। ये इनकी डिमांड थी। क्लियर हुआ? क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक अलग राज्य नहीं मिलेगा हमें, तो हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए, अरे बोडो को दोबारा बता दीजिए, वो बोडो ही तो बता रहा हूं, अभी तो शुरू किया मैंने। ठीक है, ध्यान से सुनिए उसको। वर्ष 1967 में आबसू, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का गठन होता है। तो देखिए, हर जगह स्टूडेंट जो है वो काफी उग्र रहते हैं, वो काफी एक्टिव भी होते हैं। ठीक है ना? और आसाम में तो मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट है, क्योंकि आसाम मूवमेंट भी लीड किया ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने, और आबसू जो है वो भी स्टूडेंट यूनियन है, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। अब मेरे छात्रों में से कोई है बोडो जो यहाँ पर बैठा हो? ठीक है, तो देखिए 1970 के दशक में बोडो भाषा के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में इन्होंने आंदोलन किया, सरकार पर दबाव डाला,
ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा, सरकार दबाव में आ गई और शायद सरकार ने ये भी सोचा होगा कि ये कोई बड़ी मांग भी नहीं है, इनकी ये मांग मान ली जाए। अब दिक्कत ये होती है कि जब सरकार कोई मांग मान लेती है, तो उससे और ज़्यादा माँगने की प्रबल इच्छा जगती है। क्योंकि आंदोलनकारियों को लगता है कि अब तो सरकार झुक गई। सरकार को इसके लिए झुका सकते हैं, तो फिर सरकार को और चीज़ों के लिए भी झुका सकते हैं। ठीक है? तो उन्होंने 1980 के दशक में अलग राज्य के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसको बोडोलैंड वो नाम देना चाहते थे। और 1988 में इस मांग को पूरा करने के लिए उग्र संगठन एनडीएफबी की स्थापना की गई। ये पहले बोडो विद्रोही समूह के रूप में इसकी स्थापना की गई। क्या आप इस मैप को देख सकते हैं? क्या इसमें ब्रह्मपुत्र आप देख रहे हैं, जो आसाम के बीच से जा रही है, मध्य से जा रही है? इसमें जो आप लाल कलर में देख रहे हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी, ये बोडो एरियाज हैं। इसको बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, बीटीएडी। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बनाया ना, ये भूटान है। तो बोडोज का जो क्षेत्र है वो भूटान की सीमा से लगता है। क्लियर हुआ? ये समझना जरूरी है क्योंकि बोडो उग्रवाद से निपटने के लिए भूटान ने हमारी काफी सहायता की है। क्योंकि बोडो क्या करते थे, सुरक्षा बलों पे हमला करके और भूटान में घुस जाते थे। अब भूटान जो है वो सॉवरन नेशन है, संप्रभु राष्ट्र है, तो हमारी सेनाएं जो है उसको बिना अनुमति के घुस नहीं सकती थी। तो 2003-4 में एक समझौता किया था हमने भूटान के साथ, जिसके अंतर्गत जो है सीमा पर अगर किसी भी प्रकार की असुरक्षा से संबंधित या सुरक्षा से संबंधित कोई सेंध लगती है, तो ऐसी स्थिति में भूटान और भारत एक साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, ऐसा समझौता हुआ। ठीक है? क्लियर हुआ? तो देखिए, उनकी कल्पना जो है आसाम को इस तरीके से विभाजन करने की, जो मैंने आपको बताया, डिवाइड आसाम इनटू 50-50, और आधा आधा डिवाइड करना है, और जो आधा होगा वो बोडोलैंड डिक्लेयर हो, अलग राज्य बने, उसमें हमारी सत्ता हो, हमारी सरकार बने, तभी हम अपने बच्चों के लिए हमारे जो संसाधन है उनकी रक्षा कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। ठीक है? वर्ष 1993 में, जब 1980 के दशक में जब उन्होंने बोडोलैंड के लिए आंदोलन किया, तो उस आंदोलन के प्रेशर में आके अब सरकार राज्य तो नहीं बनाना चाहती। देखिए, राज्य बनाने में दिक्कत ये थी कि जो बाकी के आसामीज थे वो फिर उग्र हो जाते। ठीक है ना? आसाम पहले ही काफी, उसकी टेरिटरी खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो बाकी के स्टेटों में चली गई हैं, जिसकी वजह से आसाम जो है उसका क्षेत्रफल कम रह गया है। तो अब फिर से उसका विभाजन, तो फिर जो है इससे समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि और पेचीदा हो जाएगी। तो सरकार ने क्या किया कि भाई 1993 में उनकी डिमांड मान के उनको ये बोला कि हम आपको ऑटोनॉमी दे देते हैं। अब आप जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको काफी कस्टमरी अफेयर्स में, अपने रहन सहन, अपने शादी ब्याह, अपने तलाक इत्यादि, इन चीजों में जो है काफी ऑटोनॉमी मिली हुई है जनजातियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित दो जो है शेड्यूल हैं हमारे संविधान में। क्या आप बता सकते हैं कौन से शेड्यूल हैं? गुड। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर बाकी देश में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी बात करता है, और जो शेड्यूल 6 है वो पूर्वोत्तर राज्यों में जो ट्राइबल क्षेत्र है उनकी बात कर रहा है।
ताकि उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि उनकी संस्कृति की हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी संस्कृति को हम तबाह नहीं करना चाहते, बल्कि उसको सुरक्षा देना चाहते हैं, जिसके लिए संविधान में ही इस प्रोविजन को लाया गया है कि भाई आपके कस्टमरी अफेयर्स आप अपने आप खुद डिसाइड करेंगे, उससे संबंधित कोई भी कानून आप पर लागू नहीं होगा। ठीक है। तो 1993 में उनको कुछ ऑटोनॉमी दी गई और बीएसी की स्थापना की गई, बोडोलैंड स्वायत्तता परिषद। लेकिन फिर भी उनका आंदोलन रुका नहीं, वो डिमांड ही करते रहे एक स्वतंत्र राज्य की। स्वतंत्र राज्य मतलब कि भारत के संप्रभुता के अंतर्गत ही, जैसे और राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे। तो वर्ष 2003 में एक और डिमांड मानी गई कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी में जो है बीएसी को बीटीसी में बदल दिया गया और उसको छठी अनुसूची 6th शेड्यूल में रख दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। एक प्रश्न है कि बीएसी का वर्क क्या है। बीएसी का वर्क है कि उनके जो कल्चर है, उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो कस्टम्स हैं, उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, उसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी। समझ में आया। ये जनजातियों के साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि जनजातियों को ये बड़ा भय रहता है कि हमारी संस्कृति जो है नष्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड। ठीक है, फिर देखिए वर्ष एक छात्र का प्रश्न है, सर बीटीसी और बीएसी और बीटीसी बता दीजिए। देखिए बीएसी जो है वो, इसको इस तरीके से समझिए कि बीएसी जब का गठन किया गया था उस समय छठी अनुसूची में नहीं रखा था। जो छठी अनुसूची में रख देते हैं तो और ज्यादा स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी मिल जाती है कि भाई हम अपने कस्टमरी अफेयर से कैसे डील करेंगे। तो उसमें एक तो भाई मतलब संवैधानिक वैधता मिल जाती है। छठी अनुसूची में आने के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया ना, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी जो है वो ज्यादा ऑटोनॉमस है। आप ये कह सकते हैं। बीएससी और बीटीसी में क्या फर्क है कि बीटीसी छठी अनुसूची में आने के बाद ज्यादा ऑटोनॉमस हो गई। समझ में आया। प्रश्न ये है कि सर अब क्या समस्या है। चिंता मत कीजिए, अब कुछ समस्या नहीं है, बोडो समस्या को सुलझा लिया गया है। लेकिन क्या समस्या रही है उसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, एक छात्र का कहना है कि आज ऑल क्लियर हो गया है। देखिए आज आपने ध्यान ज्यादा दिया होगा। वैसे मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हर एक टॉपिक को जो है विस्तार से पढ़ाऊं। आज आपने ध्यान ज्यादा दिया होगा, अच्छे से सो के आए होंगे, इसलिए सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब कुछ लोग तो